आप सभी का DLED की इस क्लास में फिर से स्वागत है। और आज की हम क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 भी कई पार्ट्स में डिवाइड है। उसका एक पार्ट है स्थिर विद्युत आवेश, और उस स्थिर विद्युत आवेश में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक बार से एक नज़र उस पर डालते हैं। तो स्थिर विद्युत आवेश में टॉपिक्स हैं, उसको मैं यहाँ लिखे हुए हैं, देखेंगे एक बार। वस्तुओं का आवेशन और आवेश, वस्तुएं कैसे आवेशित की जाती हैं और कैसे आवेश बनता है। उसके बाद आवेश के प्रकार, कितने प्रकार के आवेश होते हैं। आगे स्थिर विद्युत प्रेरण, ये घटना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, स्थिर विद्युत प्रेरण। नेक्स्ट, ये बहुत महान वैज्ञानिक कूलॉम का नियम, इनके नियम के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, उसके बाद आवेश के सुचालक तथा कुचालक। कुछ वस्तुएं आवेश की कुचालक होती हैं, कुछ सुचालक होती हैं, तो यहाँ हम जानेंगे उन वस्तुओं के बारे में। और लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें हमारा आवेश का स्थानांतरण। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम वस्तुओं का आवेशन और आवेश से। तो पिछली क्लास में मैंने कुछ एक्टिविटी करके दिखाई थी और वो 3 एक्टिविटी थी। तो स्टार्ट करते हैं उन एक्टिविटी पर चर्चा से। तो वो हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है वस्तुओं का आवेशन और आवेश। तो देखिए, उस एक्टिविटी में मैंने, यदि आपने वो एक्टिविटी देखी है तो आपने देखा होगा कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद या तो किसी एक वस्तु में अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है, या फिर दो वस्तुएं लेते हैं और जब उनको रगड़कर एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो या तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, या डिफरेंट प्रकार की वस्तुएं होती हैं तो उनमें आकर्षण होता है। तो वहां मैंने एक एक्टिविटी में करके दिखाया कि कांच की 2 छड़ ली थी, कांच की 2 छड़, ओके, और इन दोनों छड़ों को मैंने रेशम के कपड़े से रगड़ा था, रेशम का कपड़ा। तो देखिए, जब इन 2 कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा है और ये 2 छड़ हैं, और छड़ किसकी है, ये कांच की बनी हुई, ये कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा। तो जब हमने इन दोनों कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और जब इनको, एक को इस तरह से लटका कर और दूसरी रॉड को हम इसके पास, इसको फिक्स करके, और दूसरी रॉड को जब हम इसके पास लेकर आए तो इसमें इन दोनों में प्रतिकर्षण हुआ, अर्थात ये जो रॉड थी इस ओर इसने जाना प्रारंभ किया, इस तरफ इसने जाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे हम इसको इसके क्लोज लेकर आए, इसके पास लेकर आए, तो यहां क्या देखा गया, प्रतिकर्षण। और यदि हम एक और एक्टिविटी की बात करें तो उस एक्टिविटी में हमने ली थी प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़ और 2 छड़ ली थी, और इसी तरह से लिया था रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। और जब रेशम के कपड़े से प्लास्टिक की इन दोनों छड़ को रगड़ा गया और रगड़ने के बाद इसी तरह दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया तो वहां भी प्रतिकर्षण देखने को मिला। तो यहां भी इन प्लास्टिक की दोनों छड़ों में क्या देखने को मिला था, प्रतिकर्षण। इसने इसको प्रतिकर्षित किया, इसने इसको प्रतिकर्षित किया, तो क्या देखने को मिला यहाँ, प्रतिकर्षण। ओके, और एक और एक्टिविटी यदि हम करके देखें कि एक कांच की छड़ रेशम के कपड़े से और दूसरे रेशम के कपड़े से एक प्लास्टिक की छड़ को हम रगड़े, तो उन दोनों को यदि हम पास लेकर आए तो उन दोनों में होता है आकर्षण। तो वो भी मैं यहां लिखता हूं, एक ये प्लास्टिक की छड़ और एक कांच की छड़। ये प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़
और दूसरा कांच की छड़, कांच की छड़। तो जब इन दोनों को हम पास लेकर आते हैं तो इनमें होता है आकर्षण, इस तरह से ये आकर्षित होती हैं। तो इनमें क्या देखने को मिला, आकर्षण। तो इन सभी एक्टिविटी को देखकर यदि मैं कहूं कि निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या रिजल्ट होगा इनका, तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में एक दूसरे को आकर्षण या एक दूसरे को प्रतिकर्षण करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये जो प्रवृत्ति आती है इसको हम बोल देते हैं विज्ञान की भाषा में आवेश, चार्ज। क्या कह देते हैं हम, इस आवेश या चार्ज, कि ये जो इनमें गुण आता है एक दूसरे को आकर्षित करने का या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का, तो उसको हम बोल देते हैं आवेश, कि ये सब आवेश की वजह से है, ये सब चार्ज की वजह से है। ओके, तो ये था वस्तुओं का आवेशन, आवेश। तो जब हम कांच की इन दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो यहां पर जो आवेश आता है वो आता है एक अलग तरह का, जिसको हम बोल देते हैं धनावेश। और प्लास्टिक की छड़ को हम आपस में रगड़ते हैं, प्लास्टिक की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो जो आवेश आता है वो आता है दूसरे प्रकार का, जिसको कहते हैं ऋणात्मक आवेश। देखिए यहाँ देखने से पता चल रहा होगा कि इन दोनों में प्रतिकर्षण हुआ, इन दोनों में प्रतिकर्षण हुआ, इन दोनों में आकर्षण। तो इसका मतलब ये भी है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ कैसा आवेश या चार्ज आता है, धनात्मक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ ऋणात्मक आवेश और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ प्लास्टिक की रॉड पर कैसा, प्लास्टिक की छड़ पर कैसा चार्ज आया है, माइनस, और यहाँ कैसा आया है, प्लस, धनात्मक। तो यहाँ ये भी पता चला कि जो धन आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या दो ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा एक धनावेश हो एक ऋणावेश हो तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब अगला सवाल हमारा ये है कि हम कैसे पता लगाएं कि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ने पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। तो इसके लिए एक सीरीज मैं अभी यहाँ पर लिखता हूं, उसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। उस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी वस्तु पर धनावेश आएगा और कौन सी वस्तु पर ऋणावेश आएगा। तो देखिए ये है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो इस सीरीज में सबसे ऊपर है कांच, नायलॉन, शीशा, रेशम, एल्यूमिनियम, कागज, रुई, स्टील, रबर, प्लास्टिक और सबसे नीचे है सिलिकॉन। तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर कांच, और कांच के आगे लिखा हुआ है धनात्मक सिरा, पॉजिटिव एंड, और यहाँ सिलिकॉन के सामने लिखा हुआ है ऋणात्मक सिरा, नेगेटिव एंड। तो इनमें से जब किन्हीं दो वस्तुओं को हम आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो जो धनात्मक सिरा की तरफ होगा वो तो होगा, उस पर आएगा धनावेश, वो होगा पॉजिटिव चार्ज, और यदि वो ऋणात्मक सिरे की तरफ है तो तब उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज या वो बनेगा धन ऋण आवेश। तो देखिए कैसे, जब हमने कांच और रेशम, देखिए लिखे हुए हैं सीरीज में कांच और रेशम। तो अभी जब मैंने डिस्कस किया कि जब हम कांच और रेशम को रगड़ते हैं तो कांच की साइड है ऋणात्मक सिरे की तरफ और रेशम की साइड है ऋणात्मक सिरे की तरफ नीचे है। तो ऊपर वाला इनमें से कोई भी दो हम पेयर लेंगे तो एक पेयर लेंगे, उसमें ऊपर वाला तो होगा धनात्मक, नीचे वाला ऋणात्मक। तो देखिए कांच पर कैसा आवेश आया था, प्लस, और रेशम पर कैसा आया था, ऋण। और यदि यहाँ देखिए कि जब हमने प्लास्टिक और रेशम, ये भी यहाँ लिखे हुए हैं, रेशम और प्लास्टिक इन दोनों को रब किया था, तो प्लास्टिक क्योंकि नीचे है तो इस पर आया था ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि रेशम इससे ऊपर है तो रेशम पर आया था धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी पेयर हम लेकर ये बता सकते हैं कि किस पर धनावेश आएगा और किस पर ऋणावेश आएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अब कि यदि हम शीशा और रुई, शीशा और रुई इन दोनों को आपस में रब करें तो शीशा पर कैसा चार्ज आएगा, रुई पर कैसा चार्ज आएगा। तो आप यहाँ देखकर बता सकते हो, क्योंकि शीशा धनात्मक सिरे की तरफ है और रुई ऋणात्मक सिरे की तरफ है, तो शीशे पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और
रुई पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, और यदि हम रुई और रबर इन दोनों को आपस में रब करें, रुई और रबर, तो अब क्या आप बता सकते हो कि रुई पर कैसा चार्ज आएगा और रबर पर कैसा चार्ज आएगा? क्योंकि रुई ऊपर है इस सीरीज में, रबर नीचे है, तो रुई पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और देखिए जब रुई को रब किया था हमने सीसा के साथ तो तब नेगेटिव था, और अब कैसा आएगा रुई पर, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इस पर कैसा आएगा, रबर पर नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर आप इस सीरीज को देखकर ये बता सकते हो कि दो वस्तुओं को आपस में रब करने से किस पर धनावेश आएगा, किस पर ऋणावेश आएगा। और अब हम इस धनावेश और ऋणावेश आते ही क्यों है वस्तुओं पर, तो इसकी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेश की व्याख्या। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेश की व्याख्या। तो हम सभी जानते हैं कि इस प्रकृति में जो भी वस्तुएं बनी हुई हैं वो एटम से मिलकर बनी हुई हैं, एटम, और एटम को हम बोल देते हैं परमाणु। तो इस प्रकृति में जो भी वस्तुएं हम देखते हैं, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं वो सभी वस्तुएं इस परमाणु से मिलकर बनी हुई हैं। अब ये जो परमाणु होता है, इस परमाणु में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस नाभिक, और दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये नाभिक है ये बहुत ही एक छोटा पार्ट होता है, और उस नाभिक के चारों ओर, उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये घूमते हैं, इनको कहते हैं ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं। तो इस नाभिक में भी, यदि इसकी हम नाभिक की बात करें, तो इस नाभिक में भी दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक को हम कह देते हैं प्रोटॉन और दूसरे को न्यूट्रॉन। तो कुल मिलाकर यदि हम ये देखें कि परमाणु में कितने तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कितने तरह के कण होते हैं, तो क्या उत्तर होगा हमारा, 3। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक बनाते हैं और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु में कितने पार्टिकल हुए, कुल 3 पार्टिकल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन पर होता है धन आवेश। जो भी हमने आवेश पढ़ा वो आवेश होता है एक प्रोटॉन पर, और कैसा होता है, धन आवेश, धन आवेश। और इस आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये धन होता है, प्लस होता है, धनावेश होता है, और इसको हम बोल देते हैं ई, कि ये ई का मान है। तो ई का मान कितना हुआ, ये हुआ। अब बात करते हैं आगे न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। कोई आवेश नहीं होता। तो इस पर कोई पूछे कि आवेश कितना है, तो हम गणितीय भाषा में बोल देते हैं कि 0 है, आवेश का मान 0 है। आगे बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, ऋणावेश। और उस ऋणावेश का मान कितना होता है, जितना एक प्रोटॉन पर धनावेश का मान होता है। लेकिन बस फर्क सिर्फ इस चीज का होता है, यहाँ ये प्लस होता है, यहाँ ये माइनस। तो कितना होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये कूलम है इसका मात्रक। कूलम है किसका मात्रक है, कूलम आवेश का मात्रक। तो
हम ऐसा बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता, माइनस ई। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता, प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, माइनस ई। तो और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि किसी एक एटम में, किसी एक परमाणु में किसी भी एक परमाणु में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो इन दोनों पर आवेश भी बराबर है। देखिए यहां पर आवेश भी बराबर है, एक पर धन है एक पर ऋण है। तो जितना यहां इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा किसी एक एटम में उतना ही होगा ये प्रोटॉन पर। और कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नंबर दोनों के इक्वल है तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल होंगे। नेगेटिव चार्ज इक्वल्स पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए किसी एटम में, किसी भी परमाणु में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेट चार्ज कितना होगा, कुल आवेश कितना रहेगा, नेट चार्ज और किसमें, किसी परमाणु में, किसी एटम में, तो कितना होगा नेट चार्ज का वैल्यू, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि इन दोनों के जो वैल्यूज होते हैं वो इक्वल होते हैं। जितना धनावेश है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज का वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो इस नेचर में जितने भी परमाणु हैं सब ही न्यूट्रल होते हैं, और ऐसे उसको बोल देते हैं न्यूट्रल मीन्स नो पॉजिटिव चार्ज एंड नो नेगेटिव चार्ज। कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं। वास्तव में चार्ज होते हैं लेकिन हम क्या कहते हैं कि वो दोनों न्यूट्रल किए हुए हैं, तो इसलिए कोई भी चार्ज उस पर नहीं है। तो कोई भी जो हमारा एटम होगा वो न्यूट्रल रहेगा। तो अब जब हम दो वस्तुओं को रब करते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर वो दूसरी वस्तु में पहुंच जाए। तो जैसे हमने बात की थी कि कांच की छड़ और प्लस रेशम का कपड़ा। तो जब इन दोनों को हमने रब किया था तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश आया था, धनावेश, और इस पर कैसा आया था, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश। तो अब हम इजीली थ्योरी के बेस पर, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पर ये बता सकते हैं कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे, रेशम के कपड़े पर। इसीलिए तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया, तो इस पर ऋणावेश हो गया। और इससे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर हुए हैं तो इस पर कैसा आवेश आया है, धनावेश। तो देखिए जी यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और इससे एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाए तो यहाँ कैसा चार्ज ज्यादा हो जाएगा, धनावेश। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले हैं, तो जिससे निकलते हैं वो वस्तु हो जाती है धनावेश, और जिस पर पहुंचते हैं वो वस्तु हो जाती है ऋणावेश। तो देखते हैं आगे कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कौन सी वस्तु पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव चार्ज आता है, किस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक बॉडी से, किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जा सकते हैं।
दूसरी वस्तु में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां दो स्थिति हैं। एक तो वस्तु वो जिससे वो निकलते हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु, अब बताइए जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो धनावेशित होगी या ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वहां पर, तो वो हो जाएगी धनावेशित। वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। और दूसरा, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह वस्तु कैसी होगी, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ऋणावेश वहां पहुंचा है तो ऋणावेशित हो जाएगी। वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी या हो जाती है। तो ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश आएगा, जिस पर पहुंचेंगे उस पर ऋणावेश आएगा। तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए दो वस्तु हैं ए और बी, ए और बी, और इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया है, रब किया गया है, और मैंने मान लिया कि यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E माइनस, कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम ए टू बी। और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले वस्तु ए से और वस्तु बी में पहुंच गए। तो वस्तु ए पर कैसा आवेश होगा? वस्तु ए पर कैसा आवेश होगा? अब क्योंकि इस वस्तु से निकले हैं तो जहां जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित होती है, तो वस्तु ए पर धनावेश होगा। या ऐसा बोल सकते हैं वस्तु ए धनावेशित होगी। और ये धनावेश का मान कितना होगा? आवेश का मान कितना होगा? इस धनावेश का मान कितना होगा? और वो मान होगा 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 5e और प्लस 5e, क्योंकि धनावेश है तो प्लस 5e। और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है कहां पर पहुंचे हैं? वस्तु बी पर। तो वस्तु बी पर कैसा आवेश होगा? ऋणावेश। वस्तु बी पर ऋणावेश होगा। ऋणावेश होगा। और इसका आवेश का मान कितना होगा? आवेश का मान कितना होगा? -5e, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो -5e। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जब कांच नहीं प्लास्टिक और रेशम को आपस में रगड़ा गया, प्लास्टिक की छड़ को रेशम के साथ, तो मैंने बताया प्लास्टिक पर ऋणावेश आता है और रेशम पर धनावेश आता है। तो अब आप बता सकते हो कि जब प्लास्टिक और रेशम को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस वस्तु से किस वस्तु में गए। तो देखिए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर धनावेश, तो धनावेश इस पर आया है तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकले? रेशम से। और कहां पर पहुंचे हैं? प्लास्टिक से। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं रेशम से और कहां पहुंचे हैं? प्लास्टिक पर पहुंचे हैं, जिससे रेशम पर आ जाता धनावेश और प्लास्टिक पर आ जाता ऋणावेश। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेते हैं आवेश के प्रकार। तो नेक्स्ट आवेश के प्रकार। तो अभी हमने देखा कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो
तो यदि वो एक जैसी वस्तुएं हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है, और यदि वो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं तो कुछ वस्तुओं में आकर्षण भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। और इन आवेशों के जो नाम रखे थे वो हमारे महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था कि ये आवेश होते हैं ऋणावेश और धनावेश। ऋणावेश और धनावेश। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो जब दो वस्तुओं को हम आपस में रब करते हैं तो जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो धनावेश, उसको धनावेश बोल देते हैं, और जिस वस्तु पर अधिकता होती है उसको हम ऋणावेश बोल देते हैं। नेक्स्ट, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक हम महान वैज्ञानिक कूलाम, अभी देखिए कूलाम का नियम भी हम आगे आने वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर इनका मात्रक रखा गया है। तो मात्रक का नाम है कूलाम, और इस कूलाम को प्रदर्शित करते हैं हम कैपिटल C से। तो एक कूलाम का जो मान है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसके कुछ छोटे मात्रक भी हैं, और उन छोटे मात्रक को मैं लिखता हूं छोटे मात्रक, और वो छोटे मात्रक हैं मिली कूलाम। मिली कूलाम, और 1 मिली कूलाम इक्वल्स 10 टू द पावर -3 कूलाम। माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम इक्वल्स 10 टू द पावर -6 कूलाम। नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम इक्वल्स 10 टू द पावर -9 कूलाम, एंड 1 पिको कूलाम इक्वल्स 10 टू द पावर -12 कूलाम। तो ये रहे आवेश के टॉपिक, स्थिर विद्युत प्रेरण और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो देखिए अभी मैंने बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। अब यदि उन वस्तुओं को या उनमें से जो आवेश बने हैं उस आवेश को किसी दूसरी वस्तु के कांटेक्ट में लेकर आए तो वो दूसरी वस्तु भी आवेशित हो सकती है। तो किसी वस्तु को यदि हमें एक अनचार्ज बॉडी है, एक अनआवेशित बॉडी है, और उसको हमें आवेशित करना है, तो तब हमारे पास दो मेथड्स होते हैं उसको आवेशित करने के। एक मेथड है उसको टच करके, किसी आवेशित बॉडी से उसको टच करके, और दूसरा है बिना टच किए, बिना स्पर्श किए। तो ऐसे मेथड को हम बोल देते हैं जिससे हम बिना टच किए किसी दूसरी बॉडी को आवेशित कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो किसी वस्तु को और कैसी वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं है, किसी वस्तु को बिना किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श किए। ओके, किसी वस्तु को बिना किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श किए आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत प्रेरण, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो अब इसको एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप, और उस एक्टिविटी में मैं ये बताऊंगा कि कैसे किसी वस्तु को बिना टच किए हम ऋणावेशित कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये
धातु का गोला लिया और इस धातु के गोले को रखा एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर, कुचालक स्टैंड पर। तो ये तो एक धातु का गोला है, धातु का गोला, और कहां पर रखा हुआ है, किसके ऊपर, किसी कुचालक स्टैंड पर, किसी कुचालक स्टैंड पर इसको हमने रखा हुआ है। और अब इसके पास एक आवेशित बॉडी लेकर आएंगे। तो ये मान लीजिए कोई एक रॉड है और ये कैसी है, आवेशित, और कैसा आवेश है इस पर, धनावेश। तो धनावेशित छड़, धनावेशित छड़ हम लेकर आए हैं इस धातु के गोले के पास। तो अब देखना, इस धातु के गोले में, क्योंकि धातु का गोला है तो इसके अंदर ये क्योंकि चालक है, धातु चालक होती है, तो ये चालक का गोला भी हम कह सकते हैं, चालक गोला। तो इस चालक गोले में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाएं छोड़कर बाहर घूमते रहते हैं। तो अब ये धनावेश है, तो क्योंकि धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, तो ये साइड तो कैसी हो जाएगी इसकी, धनावेशित, ये साइड धनावेशित, और ये साइड कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, क्योंकि धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है। तो अट्रैक्शन की वजह से ये साइड ऋणावेशित और रिपल्शन की वजह से ये साइड धनावेशित हो जाएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये फर्स्ट स्टेप था, और सेकंड स्टेप में हम धातु का यही गोला है और उसी स्टैंड पर ये रखा हुआ है, ठीक है। और यहां ये ऋणावेशित एक छड़ है, ऋणावेशित नहीं धनावेशित, और ये वाला एंड इसका कैसा है, ऋणावेशित हुआ है, और ये वाला एंड कैसा हुआ है, धनावेशित। तो अब इसको हम ग्राउंड से एक वायर लेकर, एक तार लेकर ग्राउंड से जोड़ देते हैं। तो ये जो धनावेश है कहां पहुंच जाएगा, ये अर्थ में, इसको कहते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो ये सारा का सारा जो धनावेश था ये कहां पहुंच गया, धनावेश कहां पहुंच गया, अर्थ में, पृथ्वी के अंदर पहुंच गया। तो अब कैसा आवेश बचा इस पर, केवल और केवल ऋणावेश। तो अब जब हम इस छड़ को, जो ये धनावेशित छड़ है, यदि हम यहां से इसको हटा लें, इस धनावेशित छड़ को यदि हम यहां से हटा लें, तो क्या होगा, ये ऋणावेश इस पर पूरे गोले पर फैल जाएगा इस तरह से। तो पूरा गोला कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। तो कैसा हो जाएगा ये, नेगेटिव चार्ज। तो अभी इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि किस तरह से हम इस स्थिर विद्युत प्रेरण का प्रयोग करके या किसी भी धनावेशित छड़ को इसके बिना टच किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ मैंने एक ऐसा चार्ज किया है, ऋणावेश। और नेक्स्ट आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि किसी एक दिए हुए गोले को आप धनावेशित कैसे करोगे। तो धनावेशित करने के लिए क्या करोगे आप, कैसी यहाँ छड़ लेकर आओगे, कैसा आवेश होना चाहिए उस पर, ऋणावेश। ऋणावेश लेकर आओगे तो कैसा हो जाएगा ये, धनावेश। और हम धनावेश लेकर आए तो कैसा हुआ ये, ऋणावेश, ठीक है। और नेक्स्ट एक एक्टिविटी हम और लेते हैं, और उस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि धातु के दो गोले हैं, एक को धनावेश एक को ऋणावेश, हम कैसे करें। एक्टिविटी 2, नेक्स्ट एक्टिविटी है ये। और इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि धातु के हमारे पास दो गोले हैं, एक जैसे गोले हैं, उनको कैसे हम एक को धनावेशित और एक को ऋणावेशित कर सकते हैं। तो यहाँ ये आप चित्र में देख रहे होंगे, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए हैं दो गोले, ये गोले हैं और धातु के गोले हैं दोनों। और एक गोले को हम बोल रहे हैं ए और दूसरे गोले को हम बोल रहे हैं बी। तो सबसे पहले स्टेप में हम, जैसे अभी हमने किया था कि एक रॉड लेकर आते हैं इसके पास, और वो कैसा है, धनावेशित। कैसी रॉड, कैसी छड़ है, धनावेशित,
धनावेशित छड़। और क्योंकि ये धातु के दो गोले हैं और दोनों गोले यहाँ आपस में टच किए हुए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जब हम इसको छड़ को यहाँ लेकर आए हैं, जब छड़ लेकर आए हैं तो ये जो ए गोले का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा किसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, धनावेश किसको आकर्षित करेगा, ऋणावेश को। तो यहाँ कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश, और यहाँ कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। क्यों आएगा, क्योंकि धनावेश धनावेश को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। और ये रॉड अभी यहीं पर है ये, तो इसके आगे आने वाले पार्ट में क्या सिचुएशन होगा कि जो ए है उसका लेफ्ट वाला पार्ट तो ऋणावेशित हो जाएगा और बी का राइट वाला पार्ट धनावेशित हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम, ये ए गोला है और ये बी गोला है और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और अब ये रॉड भी यही है, लेकिन अब क्या करते हैं, हम इन दोनों गोलों के बीच थोड़ा सा स्पेस करते हैं, थोड़ा सा इसको सेपरेट करते हैं और रॉड को हम यही रहने देते हैं। तो थोड़ा सा मैं इनको अलग करके बनाता हूं, थोड़ा सा इससे सेपरेट कर दिया गोले बी को। तो जब गोले बी को हम इससे सेपरेट करेंगे और रोड ये यहीं रहेगी, पॉजिटिव जो रॉड है ये यहीं रहेगी, तो अब क्या होने वाला है, यहां नेगेटिव चार्ज ही रहेगा और यहां ये पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। ये सिचुएशन होगी। बस इसमें और इसमें फर्क सिर्फ किस चीज का है कि थोड़ा सा हमने इसको सेपरेट कर दिया। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस पॉजिटिव छड़ को यहां से हटाने वाले हैं। तो इस जब पॉजिटिव छड़ को हम हटाएंगे तो तब क्या होगा, इस पॉजिटिव छड़ को जैसे ही हम यहां से हटाएंगे तो क्या होगा, आप यहां सोच सकते हो, जैसे हम इसको हटाएंगे तो ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, ये ऋणावेशित है और बी धनावेशित है, तो ये ऋणावेश और ये धनावेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एकदम से ऋणावेश को इधर आ जाएगा। अभी तक ऋणावेश कहाँ था, ए के लेफ्ट साइड में, अब कहाँ आ जाएगा, ए के राइट साइड में। और जैसे ही हम बी को क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा इसको हटाएंगे तो ये वाला आवेश कहाँ आने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनके बीच का गैप और भी बढ़ाने वाले हैं, इन दोनों का गैप हम बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और बहुत ज्यादा बढ़ाने से क्या होगा कि इसका जो आकर्षण है इन दोनों आवेशों का वो बहुत वीक होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसका जो आकर्षण का इफेक्ट है, जो अट्रैक्शन का इफेक्ट है वो बंद हो जाएगा। तो उस पोजीशन में क्या होगा, ये वाला आवेश इस पर पूरी तरह से फैल जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित, और ये कैसा हो जाएगा, बी वाला धनावेशित। तो देखो हमने यहाँ दो स्फीयर के गोलों को, दो स्फीयर्स को, मेटल के स्फीयर्स को, एक को ऋणावेशित किया है और एक को धनावेशित किया है बिना किसी आवेश को टच किए। तो इसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके।